dear student in the Rubisco biology. Now today we are going to our new topic is the exchange of gases. Okay. Previously studied about that the what are the respiratory volumes, what are the respiratory capacities we will study it. Okay. Now today we are going to the exchange of gases. आज अपन बात करेंगे गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, कहाँ पर, इन द पल्मोनरी गैस एक्सचेंज. इसमें सबसे फर्स्ट अपन को क्या पढ़ना है, पल्मोनरी गैस. पल्मोनरी मतलब एग्जैक्टली बात करेंगे लंग्स के अंदर. लंग्स में किस टाइप के गैसेस का एक्सचेंज रहता है उसकी अपन बात कर रहे हैं एग्जैक्टली. ओके. नाउ पहले अपने को क्लियर होना चाहिए कि पूरा जो गैसेस का एक्सचेंज है पल्मोनरी के अंदर या कहेंगे लंग्स के अंदर फुल्ली डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर. इस पे डिपेंड है, ये आपके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है, जो किसके अंदर अपन मेजर करते हैं तो mm है ना. तो एक तरह से मर्करी जो आपके बार ये बार इसका जो आपके प्रेशर पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट है उसको हम पास्कल कहते हैं. क्या बोलते हैं अपन, पास्कल. ठीक है. तो ये पूरा डिपेंडेंट किस बात पर है, आपके पल्मोनरी या गैस के या पल्मोनरी या एल्वेलाई के अंदर या लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी. तो पूरा डिपेंड किस पे रहेगा, ये आपके पार्शियल प्रेशर पर. और कौन सा पार्शियल प्रेशर कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा तो ऑक्सीजन या कहेंगे आपकी गैसेस का अप एंड डाउन चलेगा. देखेगा हमेशा एक पार्शियल प्रेशर का सिस्टम है कि हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है तो कहेंगे हाई टू लो. ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई टू लो है ना. जो हायर कंसंट्रेशन जहाँ रहेगी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगी आपके. ठीक है. तो देखते समझते हैं अपन. सपोज कीजिए अपन एक बात कर रहे हैं कि डायग्राम बनाया है, ये आपके ब्लड कैपिलरीज बनाई है मैंने और एक एल्वेलाई बनाई है जो आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंस है. किस तरह से इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है ये देखते हैं. अब बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर जो अपन अभी खड़े हैं ना, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है आपके 159 है ना. अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर है ना, एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 0.3. तो मीन्स किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है बाहर, सिंपल से ऑक्सीजन का. तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करती है आपके अंदर एंटर करती है, क्योंकि ज्यादा पार्शियल का ज्यादा आपके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ है, बाहर है. तो हाई टू कहाँ आएगा आपके लो की तरफ मूव करेगा. क्लियर हो गया ये. अब यहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा. मतलब कितना, एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का एल्वेलाई के अंदर, तो हम कहेंगे 104. यहाँ पर इसी तरह साथ साथ में कुछ CO2 भी अगर यहाँ पर से आ जाती है, ठीक है, तो ये अपन कहेंगे CO2 का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है तो अपन कहेंगे 40. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104. ध्यान से समझना. अब ऐसा क्या होगा कि हाई से लो बढ़े ऑटोमेटिकली. ध्यान देना अच्छे से. यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा आपके इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा आपके कम. कम मीन्स कितना आपके 45. कितना रहेगा आपके 45. तो ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है, यही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है. तो ज्यादा कहाँ कम का है, तो यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है. तो तुरंत ऑक्सीजन कहाँ आएगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी. समझ में कैसा है, बाद में बात करते हैं. अभी अपन केवल क्या कर रहे हैं, हायर टू लोअर कैसे पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आपके मूव होती है. ठीक है, गैसेज में मूव कैसे रहेगी. अब यहाँ पे देखिए CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना, यहाँ पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा आपके 45 mmHg. ये CO2 का पार्शियल प्रेशर है किसके अंदर, आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर है. अब ज्यादा कहाँ है कम का, ज्यादा यहाँ पे कम यहाँ पे, तो सीधा CO2 यहाँ ट्रांसफर हो जाता है. तो देखिए ऑक्सीजन तो अंदर एंटर कर ली
और CO2 ने इसके अंदर एंटर कर लिया। क्लियर हुआ? फुल्ली डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर। कितना पार्शियल, जहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करेगी गैसेज। अब इनको मूवमेंट के लिए ये कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होता है, तो अपन कहेंगे डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होती है गैसेज आपके। तो डिफ्यूजन के थ्रू एवं आप कहें तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन आपके काम आएगी, तो देखिए ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है एल्वेलाई की, इसको अपन कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, जो डिफ्यूज करने गैस डिफ्यूज हो जाए आराम से। और आपके जो एंडोथेलियम है किसकी, ये वाली, ये एंडोथेलियम है, इनर वॉल। सपोज कीजिए ये है ना, ये आपके ब्लड कैपिलरीज है, और अंदर की तरफ जो इनर वॉल है वो नाम है एंडोथेलियम, और दूसरी इन दोनों एपिथेलियम और आपके एंडोथेलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये तीनों मेम्ब्रेन मिलकर डिफ्यूजन प्रोसेस करवाती है और गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। समझ में आई? तो अपन बिल्कुल पूरा डिपेंड किस पे है, पल्मोनरी या लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके किस पर डिपेंडेंट है, तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर पर। ठीक है ना? पार्शियल प्रेशर किसमें, आपके mmHg के अंदर अपन मेजर करते हैं, और ये पास्कल इसका मेजरमेंट यूनिट है। क्लियर? ठीक है ना? तो ये तीन मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो होप्स आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि किस तरह से अभी ब्लड के अंदर कैसे होगा। ब्लड के अंदर यही गैसेज, ये तो कहाँ कर दिया अपन ने, ये एग्जैक्टली कहाँ किया, पल्मोनरी सिस्टम के अंदर। गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे होगा, अभी के ब्लड के अंदर आएगी, ये CO2 आ गई यहाँ पे, सॉरी CO2 बाहर गई, भी ऑक्सीजन अंदर आ गई। अभी ऑक्सीजन कहाँ जानी है, ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। तो मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली ब्लड को कैरी करना है। तो यहाँ से सेल तक कैसे जाएगा, ये कौन सा प्रोसेस होगा, और यहाँ से वापस CO2 प्रोड्यूस होगी, उस CO2 को वापस यहाँ तक कैसे लाएंगे। तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा गैसेस का, अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ओके, चलिए, इससे पहले अपन ने जस्ट बात की थी अपन ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन अ पल्मोनरी सिस्टम, मींस दैट किसके अंदर अपन ने बात की थी, लंग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होती है। ओके, नाउ अपन नया टॉपिक लेते हैं, इसी गैसेज एक्सचेंज के अंदर बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन अ ब्लड। ब्लड के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कौन कौन इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, इसके अपन बात करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका लंग्स है, ध्यान दीजिए, और ये आपका सेल है। इससे पहले वाला सिस्टम अपन को पता है, अच्छे से आइडिया है अपने को कि यहाँ से आपके एयर के थ्रू सपोज ऑक्सीजन ने एंटर की थी लंग्स में, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई से आपके यहाँ तक अपन ने ऑक्सीजन ले आए। ठीक है ना, एल्वेलाई से यहाँ तक अपन ने ले आया ना, पल्मोनरी सिस्टम वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया। नाउ अभी अपने को पढ़ना है कि ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन है या इसके थ्रू निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से यहाँ तक कैसे कैरी ऑन होगी, और ये ऑक्सीजन लंग से आपके सेल तक कैसे कैरी ऑन होगी। तो ये अपने को पढ़ना है। देखा ना, लंग से CO2 को सेल तक पहुंचाना है या टिश्यू तक पहुंचाना है, और सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन होगा, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, आपके ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे आपके एनर्जी रिलीज होगी ATP के फॉर्म में। ठीक है ना, ये बस हमने पढ़ ली है। तो जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी के थ्रू वापस लंग्स तक, एल्वेलाई तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना, कैसे कैरी ऑन किया जाए, इसके अंदर अपने को ये सिस्टम है ना, ब्लड के अंदर ही बस इतना ही पढ़ना है। ये यहाँ से लगाकर इतना, इसके बीच बीच में किस तरह से मैनेज हुआ है अपने को इसके बारे में बात करनी। क्लियर? चलो, सबसे पहले इस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अपन, किसकी, आपके ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है लंग्स से टिश्यूज की ओर। तो अपने को क्लियर पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो RBC करता है। कौन करता है, आपके RBC, अप्रॉक्सीमेटली 97%। कई कई बुकों के अंदर 98.25 भी रहता है।
तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेते हैं 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो कौन करता है, आपके आरबीसी करता है। और 3% रिमेनिंग 3% वो किसके थ्रू होता है, आपके ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि ये सॉल्युबल रहता है, अब वाटर सॉल्युबल होता है, इसके लिए ये 3% आपके ब्लड प्लाज्मा करता है। अब बात करते हैं आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है। तो अपने को एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि आरबीसी, सपोज ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर टोटल अगर मॉलिक्यूल देखें तो फेरस आयंस के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो एक फेरस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कहेंगे एक आपके ऑक्सीजन कनेक्टेड हो सकता है, मींस दैट 1 आरबीसी कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया। समझ में आ गई ना। तो अपन कहेंगे प्रोटीन, या कहेंगे आरबीसी, या आरबीसी के ऊपर टोटल अगर देखा जाए एक फेरस मॉलिक्यूल, फेरस मॉलिक्यूल कहाँ है, पूरा पूरा का पूरा सिस्टम कौन सा, ये प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा, तो कहेंगे ये हीमोग्लोबिन है। कौन सा, ये हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन या आरबीसी के ऊपर प्रेजेंस हीमोग्लोबिन है, उसमें 4 मॉलिक्यूल्स फेरस आयंस के हैं। इस चारों मॉलिक्यूल्स के फेरस आयंस पे आपके 4 मॉलिक्यूल्स किसके जुड़ सकते हैं, आपके, तो कहेंगे ऑक्सीजन के। ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जैसे जुड़ता है, जुड़ने के बाद में सीधा क्या बनाता है, आपके HbO2। क्या बनाता है, आपके HbO2। मतलब जैसे सपोज कीजिए ये आपके ऑक्सीजन आई है, ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, तो ब्लड में आके किससे बाइंड हो गई, आपके हीमोग्लोबिन। तो बना के आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ये लंग्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया इसने। ठीक है। जब ये टिश्यू तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते ही ये ऑटोमेटिक वापस डीएसोसिएट हो जाता है और हीमोग्लोबिन वापस अलग हो जाता है, और क्या रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वापस इसके अंदर यूटिलाइज कर ली जाएगी। बात समझ में आएगा ना। ये जो प्रोसेस हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, आपके ब्लड के अंदर हुआ है, या लंग्स के वहीं पे हो गया है। ठीक है, इस जगह पे हो गया था ये। बाद में ये जो आपके HbO2 से क्या बना, आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके टिश्यूज के पास गया, वहां पर क्या हुआ कि वापस डीएसोसिएट हुआ, एंड डीएसोसिएट दैट फॉर्म द हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन यहाँ से वापस रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज कर ली जाएगी। समझ में आ गया। ये बिल्कुल एकदम क्लियर समझना है ना, बिल्कुल कोई भी माइंड के अंदर आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो मुझे बिल्कुल कंसर्न करे। ठीक है। इसके अलावा कैसे ये सब टूटता कैसे है, ये ऑटोमेटिक कैसे टूटा, तो इसमें ये टूटने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये टूटा जब आपके यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ था, ये टूटने, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीएसोसिएट कैसे हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डीएसोसिएट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपके CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ था, है ना। ये CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ नॉर्मल। देखिए ये अपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डीएसोसिएशन कर बताया कि किस तरह से ये आपके ब्रेकडाउन होगा, किस तरह से ये ब्रेक होगा। तो देखिए नॉर्मल अगर अपन देखें, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज, वो नॉर्मल कंडीशन में अगर CO2 आपके कितना है 40 mm है ब्लड के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स नॉर्मल सिग्मोइड ग्राफ आएगा। क्या आएगा, सिग्मोइड ग्राफ। इफ अगर मान लीजिए इसका और अगर CO2 का परसेंटेज कम हो जाए, सपोज कीजिए CO2 का परसेंटेज हो जाए आपके कितना हो जाए 20 हो जाए, तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर जाता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलेंगे अपन इसको, लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर देता था कि आपको ध्यान रहेगा। इसको अपन क्या कहेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। इफ अगर मान लीजिए इसका अगर ब्लड के अंदर कितना लेवल बढ़ जाए अगर आपका CO2 का, तो कहेंगे 60 mmHg। अगर ये बढ़ जाए तो सीधा क्या होता है आपके, ये राइट शिफ्ट होता है। और इसी राइट शिफ्ट की वजह से ध्यान देना, इस डीएसोसिएशन कर्व, जो ऑक्सीजन का कर्व है वो राइट शिफ्ट अगर हो जाता है तो केवल और केवल किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीजन के पार्शियल
प्रेशर की वजह से अल्टीमेटली ये आपके ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। और इस जो आपके टिश्यू के अंदर जो आपके हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ जाता है आपके, ये CO2 जुड़ जाता है, और ये CO2 वापस कहाँ आ जाता है आपके लंग्स की तरफ बढ़ता है। तो होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा डीएसोसिएशन कर्व क्या है। ओके, डाउट नहीं चाहिए मन के अंदर, माइंड के अंदर डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, है ना। घर पे भी आपके बहुत फ्री टाइम है, आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, और इसमें कुछ भी अगर दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ या मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मुझे कंसर्न करें, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो CO2 के ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे अपने पास में वेज है। 7% जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होगा, ये भी सब ऐसा ही हो रहा है यहाँ से। अब CO2 का कहाँ से होना है, सेल से लंग्स की तरफ जाना है, तो 7% ब्लड प्लाज्मा लेके जाएगा, 23% कार्ब एमिनो है ना ग्लोबिन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन मतलब HB के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर, आपके HB के साथ जुड़कर। लेकिन मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम कौन कर रहा है, आपके तो RBC कर रही है, बट यहाँ पर यह हीमोग्लोबिन कर रहा है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस फॉर्म में होता है, आपके 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म के अंदर होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस आपके बेसेज होते हैं जो सोडियम या पोटेशियम हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसके थ्रू रहता है। तो किस तरह से रहेगा, तो देखें इसने आवाज कहा कि टिश्यू से ब्लड की तरफ बढ़ना है, तो कैसे, सपोज कीजिए टिश्यू से क्या रिलीज हुई आपके, पता है CO2 क्यों होगा, जब आपके ऑक्सीडेशन होगा, पता है ना जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। ये CO2 किससे बाइंड होगी, आपके हाइड्रोजन वाटर से। जब ये दोनों बाइंड होते हैं तो आपके कार्ब एनहाइड्रेट है ना, कार्बोमिनो एनहाइड्रेट, आपके कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, आपके एंजाइम इसके अंदर, आपके कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, बहुत सारे नाम है इनके, है ना। तो ये एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाएगा, आपका कार्बोनिक एसिड, क्या बना, आपके कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड आपके डीएसोसिएट हुआ आपके हाइड्रोजन आयंस के अंदर और आपके बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। अब ये हाइड्रोजन आयन है वो तो प्रोटीन के थ्रू आपके बाइंड हो जाएगा, HB है ना, प्रोटीन के साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन जो आपके बाइकार्बोनेट आयन है वो बेसिस के साथ जुड़ जाता है, और ये बेसिस कौन से होंगे, या तो सोडियम हो सकते हैं या पोटेशियम हो सकते हैं। इनके थ्रू जुड़कर ये सीधा कहाँ जाता है, सॉरी ये सीधा कहाँ जाता है आपके, एग्जैक्टली कहाँ जाएगा आपके, तो कहेंगे सीधा आपके लंग्स की तरफ जाता है, और वहाँ एल्वेलाई के अंदर वहाँ पे क्या हो जाता है इसका आपके, तो अपन कहेंगे इसका डिचार्जमेंट। जो बाइकार्बोनेट आयंस आपके जो ये है, ये फर्दर वहाँ से प्रोटीन, ये जैसे दोनों यहाँ जाएंगे तो ये भी रिलीज हो जाएगा, ये भी रिलीज होगा, दोनों वापस क्या बनेंगे यहाँ पे लंग्स ये अपने एल्वेलाई के अंदर वापस ये बनाएगा H2CO3, एंड देन आफ्टर वापस से वहाँ पे क्या बनना, CO2 बनेगा, और ये यहाँ से CO2 आपके बॉडी से आउट। तो इस तरह से ये बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 70% जो आयंस है वो किसके थ्रू जा रहा है अपने, तो अपन कहेंगे इस तरह से, इस वे से चलेगा। ये क्लियर कर ले, ये क्रैश कोर्स पढ़ रहे अपन, आपको किसी इतना शॉर्ट में क्या समझा दिया, बिल्कुल अपने को की टॉकी करनी है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में चलो इसको पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। अपने को पूरा हो और क्रैश कोर्स पढ़ना है ना पूरे, तो पूरा डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, जो जो की है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और ये इतना समझाने के बावजूद तो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि जो मेन आपके मेथड्स है वो मेथड्स यही है ना, जो आपके मेन कहेंगे एग्जैक्टली जो समझने वाली बात है वो यही है। इसके बाद तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़ जाती है, वो आपके बोर्ड के अंदर काम आती है, उनको रिटर्न करना होता है या पे MCQ सॉल्व करना, तो फंडामेंटल्स क्या है वो समझना आना जरूरी है, ठीक है ना। अब अपन इसी ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ इफेक्ट्स है, कुछ अपन साइंटिस्ट अलग अलग उन्होंने बताया है। देखें बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट किसने दिया आपके, तो कहेंगे बाय बोर ने 1904 के अंदर दिया। अब देखिए ये जो बोर इफेक्ट है वो केवल कहाँ लगेगा, केवल ब्लड के अंदर लगता है। ये बोर इफेक्ट, जो भी इफेक्ट देखते हैं अपन, ये इफेक्ट कहाँ काम करता है, केवल और केवल आपके किसमें, तो बात करेंगे ब्लड में, नॉट टू इन द एल्वेलाई,
और टिश्यूज के अंदर इफेक्ट काम नहीं करता है। ये किसको प्रमोट करता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है। अब देखिए होता है क्या इसके अंदर, जैसे ही पास आपके पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर बढ़ता है, जैसे ही पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो वहां पर एग्जैक्टली क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। देखा था अपन ने, ये राइट साइड में शिफ्ट होता है, देखा था ना, सॉरी, राइट साइड के अंदर ये शिफ्ट होता है। तो इसी को अपन, ये इफेक्ट बताने वाला साइंटिस्ट था वो कौन सा, आपका बोर, ठीक है। फिर बाद में हेल्डेन इफेक्ट किसको प्रमोट करता है, ये CO2 के ट्रांसफर को प्रमोट करता है, ठीक है ना। अभी ये इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, इसमें इस इफेक्ट में क्या होता है, CO2 को प्रमोट कर रहा है, मतलब कि क्या हुआ, जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ता है, लंग्स की वहां बात कर रहे हैं अपन, जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, जहां कौन सा ब्लड, तो बन जाएंगे लंग्स वाले कैपिलरीज के अंदर बढ़ता है, तो वहां पे क्या बढ़ेंगे, आपके H+ आयंस भी बढ़ेंगे। जहां H+ आयन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा एसिडिक मीडियम होगा और CO2 वहां पे क्या होगा, आपका ट्रांसफर, ठीक है। फिर क्लोराइड शिफ्ट या हम्बर्गर फिनोमिना भी अपन कह सकते हैं। क्या इसके अंदर, सपोज कीजिए आपके ये RBC है, इस RBC के अंदर देखो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचुरली प्रोसेस है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, एक इक्विलिटी प्रोवाइड करवाने या इक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होता है। देखिए क्लोराइड आयंस जैसे एंट्री की तो एक आपके बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया, है ना, मतलब समझ में एग्जैक्ट क्या है कि RBC के अंदर का जो लेवल है आयंस का वो गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए, है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तब जाके आपके जो ये जो आपके बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएगा तब जाके जुड़ के H2CO3 और CO2 बाहर जाएगा ना। तो RBC तो लेके तो आ गई, यहाँ पे RBC यहाँ पे सेल टिश्यू से या सेल से लेके कहाँ आ गई, आपके एलुलाई के अंदर आ गई। अब यहाँ अगर आ गई, इसके बावजूद अब RBC यहाँ आ गई, अब यहाँ आते RBC क्या करना, बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये अगर आयन बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, ये आप बाहर निकलेगा तो इसके अंदर कमी हो जाएगी ना। इस कमी को पूरा करने के लिए कौन यहाँ पे प्लाज्मा से कौन एंट्री करेगा, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा से कौन एंट्री करेगा, क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन किस पॉजिटिव काम के लिए हुआ, तो इस तरह से अपन कहेंगे ये पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट है। क्या है ये, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट है। और इसमें ये जैसे ट्रांसफर हुआ बाइकार्बोनेट आयन क्या हुआ, आपके रिलीज हुए। तो इसने और भी कहा है, अगर मान लीजिए क्लोराइड आयन जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजनेटेड वाली कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपके डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन आएगी। ये प्रोसेस आपके यहाँ पर भी होता है और आपके एलुलाई के अंदर भी होता है, दोनों में होता है, बट इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजनेटेड वाला डीऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड वाला ऑक्सीजनेटेड में। ये अपने को पता होना चाहिए। ये क्रैश कोर्स तो अपन इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज अपन ने पूरा समझने की कोशिश की, कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल मुझे बताया, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।